स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज में एग्जामिनेशंस की में हम लोग शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। 10th क्लास की वीडियोस बन चुकी हैं चैप्टर वाइज, एंड इस सीरीज में मैं अभी 9th क्लास की पहली वीडियो बनाने वाली हूँ। धीरे धीरे करके करीब करीब सारे चैप्टर्स की मैं एक क्विक रिवीजन एक वीडियो में एक चैप्टर को इंक्लूड करूंगी, जिसमें आप लोगों का चैप्टर की कॉन्सेप्ट्स होंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। डिटेल्ड वीडियो उसी चैप्टर की उसी टॉपिक की मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आपको डिटेलिंग चाहिए तो डिटेल्ड वीडियो के बारे में देखेंगे उसको आप लोग। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस से। मैटर अराउंड अस में हम सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन मैटर। मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। मतलब कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसमें उसका अपना मास होता है उसको हम मैटर बोल सकते हैं। एयर मैटर है, ये मार्कर मेरे हाथ में मैटर है, ये मेरे हाथ में चूड़ी मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, पानी मैटर है, कैंडल मैटर है। सारी चीजें मैटर हैं जो भी जगह घेरती है और जिसका अपना मास होता है। ठीक है, अब मैटर बना किस चीज से मिलके है? व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल्स से। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, एटम्स रिपीट हो सकते हैं, आयंस रिपीट हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स। तो जो पार्टिकल्स हैं एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव हम कहेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब हम लोगों को जानना है मैटर को, तो पार्टिकल को जानना जरूरी है। जैसा पार्टिकल का नेचर होगा वही उसके मैटर का नेचर होगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर के पार्टिकल है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो ध्यान से, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। जगह घेरते हैं, क्योंकि हमने अभी भी बताया ना मैटर जगह घेरता है। हो सकता है बहुत छोटे हो लेकिन फिर भी वो जगह घेरेंगे। एंड दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम। ऑक्यूपाइज स्पेस तो हो गया, आप लोग इसको स्पेसिफिकली और ले लेते हैं, हैव स्पेस इन बिटवीन देम। पार्टिकल्स के पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। ये मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल्स है ना वो स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। तो स्फेरिकल होंगे तो कितना भी क्लोजली पैक्ड होंगे तो भी उनके बीच में कोई ना कोई जगह जरूर, थोड़ी बहुत जगह, जैसे ये जगह बची ना, ये कि कितना भी टाइटली पैक्ड होगा तो भी उनके बीच में जगह जरूर होगी। पहला स्पेस होता है। दूसरी चीज होती है रैंडम मोशन। रैंडम का क्या मतलब होता है? कोई मतलब ऐसे ही कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्पीड नहीं है, वो लगातार गति में होते हैं। दूसरा रैंडम, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोगों ने सेंटेंस पूरा लिखना है। पार्टिकल्स लगातार मोशन में होते हैं और ये मोशन कैसा होता है? जिगजैग मोशन होता है। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से, कहीं पे भी कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है। और इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। ये आपस में टकराते रहते हैं और इधर उधर इनकी डायरेक्शन बदलती रहती है। थर्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, डिपेंड करेगा। अभी हम उसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम डिफाइन करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को। उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कम ज्यादा के बारे में बात करेंगे। तो 3 कैरेक्टर्स क्या हो गए? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये 3 हो गए। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाता है आप लोगों का। इसके बाद हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, कम ज्यादा जैसी भी हैं, हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यही है आप लोगों के सिलेबस में। अभी किस में बात करेंगे हम? सॉलिड, लिक्विड
इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ, आपको कैरेक्टर दे देंगे, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वॉल्यूम या स्पेस, कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके बेस पे डिफरेंशिएट जब करना हो तो आप लोगों को इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखो, जैसे सबसे पहला स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। अगर मैं ये एक सैंपल लूं तो ये क्या है, ये टाइटली पैक्ड है। स्पेस क्या है इसमें, मिनिमम है। लिक्विड का अगर सैंपल लें तो वो लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस का अगर हम ले तो वेरी लूजली पैक्ड, बहुत दूर दूर एक पार्टिकल होगा। तो स्पेस की अगर बात करेंगे तो मिनिमम स्पेस, लिक्विड में इंटरमीडिएट, इसमें मैक्सिमम स्पेस। ये डिटेलिंग अभी और ज्यादा नहीं मैं इसके बारे में बात कर रही, बस ऐसे ही बता देती हूँ। स्पेस इसी वजह से, इसमें मोशन सबसे कम होगा, जगह ही नहीं है पार्टिकल्स को भागने की। इसमें मोशन इंटरमीडिएट और इसमें मोशन सबसे ज्यादा। अट्रैक्शन जो नजदीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर इसमें कम और इसमें सबसे कम अट्रैक्शन। इसीलिए गैसेस को कई बार पूछा गया है कि एक अगरबत्ती एक घर के कोने में जल रही है, खुशबू दूर तक चली जाती है, जबकि मार्कर यहाँ रखा है, ये तो उड़ के नहीं जाएगा, बिकॉज ये सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और जो अगरबत्ती है उसने क्या, गैस बन रही है, वो जलने के बाद जो गैस बन रही है वही तो पहुंच रही है ना हम तक, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो दूर दूर तक फैल जाएगा। जितना उनको जगह मिलेगा उतनी जगह तक वो फैल जाएंगे। इसीलिए जो गैसेस होती हैं उनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। इतनी सी गैस को हम एक इस डब्बे में भी बंद कर सकते हैं, और डब्बी खोलेंगे तो पूरे कमरे को भी घेर लेंगे वो। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे पानी है, पानी की जो धार बह रही है उसको हम कंप्लीटली काट नहीं सकते, उसके बीच में से हाथ निकाल देंगे लेकिन वो फिर जुड़ जाती है। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे को फिर खींच लेते हैं। फिर एक कैरेक्टर आता है कंप्रेसिबिलिटी, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, रिवीजन के लिए है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी हो जाए। कंप्रेसिबिलिटी, इसमें तो जगह ही नहीं है, इसको हम और कितना कंप्रेस करेंगे, कर ही नहीं सकते। इसमें भी बहुत कम जगह होती है, तो ये भी मिनिमम कंप्रेसिबल होता है। ये हाईली कंप्रेसिबल, अभी मैंने बताया ना कि बहुत सारी इस पूरे कमरे की गैस को मैं इतनी छोटी सी डब्बी में कंप्रेस करके रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पे आता है क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस पे। फिर अगला पॉइंट इसका आता है, क्या हम लोग इन स्टेट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आर दीज स्टेट्स इंटरकन्वर्टेबल? यस। इनके पार्टिकल्स की जगह बढ़ा दो तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में बदल जाएंगे। इनकी जगह कम कर दो तो वो सॉलिड की तरफ आ जाएंगे। कैसे करें? टेम्परेचर का यूज करेंगे, प्रेशर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास स्टेट है कौन सा, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट को देखो, बर्फ है सॉलिड, एग्जांपल लेकर के चलते हैं। बर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में पाई जाती है। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हमने उसको हीट एनर्जी दे दी, गर्म कर दिया या कमरे में लाके रख दिया, तो उसका ऑलरेडी टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री था। कमरे का टेम्परेचर 20, 25, 30, 35 कुछ भी हो सकता है, तो वो कहाँ जाएगा, उसके अंदर जाएगा। यानी कि टेम्परेचर राइज हुआ, उसको एनर्जी मिली, पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, तो वो वाइब्रेट करना शुरू किया, तो दूर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया और वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। लिक्विड से फिर और हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज लिक्विफिकेशन, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इज वेपोराइजेशन या फिर इवोपरेशन, वेपोराइजेशन। अब अगर हम इनमें से एनर्जी निकाल लें तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी निकाल लें, यानी कि टेम्परेचर कर दो कम और प्रेशर बढ़ा दो। उल्टा चलता है, कम टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दो यानी कि पार्टिकल्स को जबरदस्ती नजदीक ले आया और उनके अंदर की एनर्जी छीन ली, तो क्या हो जाएगा, वो नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और लिक्विड में बदल जाएगा। कंडेंसेशन, और एनर्जी कम कर दी, इसको हम कहते हैं फ्यूजन, या फिर हम इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे।
जनरली सारे मैटर यही रास्ता फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इस फेज को स्किप कर जाते हैं और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पूछा जा सकता है कि नेप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, गिव रीजन। एक ही आंसर है, naphthalene balls undergo sublimation and they convert directly from solid to gas, that is why they disappear after some time। तो अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे को सब्सटेंस नहीं मालूम, से फॉर एग्जांपल आपको दे दिया क्वेश्चन XYZ disappears after some time, सोचने की जरूरत नहीं है XYZ क्या है, डिसअपियर हुआ है तो इसका मतलब सब्लिमेशन हुआ है, ये ध्यान रखना है। ओडोनिल disappears after some time, sublimation। सॉलिड ड्राई आइस disappears after some time, सब्लिमेशन। ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सब्लिमेशन से एक क्वेश्चन बनना की संभावना पूरी होती है। तो क्या बताया मैंने, अगर हम सॉलिड को प्रेशर कम कर दें और टेम्परेचर बढ़ा दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में एंड देन गैस में। और अगर हम प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर कम कर दें तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इसके बाद इन्हीं फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के दौरान कुछ एनर्जी चेंजेस होती हैं। अभी मैंने कहा ना कि हम हीट बढ़ा दें, जैसे मैं अभी यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये वापस भी आता है, इसीलिए हम लोग इसको आधे एरो से दिखाते हैं। नाउ हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को कुछ एनर्जी दे रहे हैं जो कि जाकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर करके दिखाऊंगी तो समझ में आएगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसीलिए ये सॉलिड है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये जब यहां से टूट करके दूर दूर चले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। कब हुए, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, एनर्जी। जब हम किसी भी सब्सटेंस में हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम नाप सकते हैं टेम्परेचर राइज से। जैसे मैंने गैस में पतीला रखा और उसको ऑन कर दिया पानी डाल के, थोड़ी देर में बाद हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया ना पानी का। हमें कैसे पता चला उसमें हीट गई है, टेम्परेचर से पता चला। मतलब उसने हीट ने और कोई काम नहीं किया, उसके टेम्परेचर को राइज करने का काम किया। लेकिन अगर वो कुछ और काम में लग गई तो टेम्परेचर राइज नजर नहीं आएगा। यही होता है जब तक कंप्लीट सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में ना बदल जाए, उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। आपको 0 डिग्री पे आइस भी मिलेगी और 0 डिग्री पे वाटर भी मिलेगा। फिर क्या हुआ, हम एनर्जी तो दे रहे हैं उसको, एनर्जी तो इसमें गई, लेकिन एनर्जी कहाँ यूज हो गई, इन बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो गई। तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट। लेटेंट मतलब छिपा हुआ हीट, छुपी ही हीट, कहाँ, ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम उसको पिघला रहे हैं तो अगले वाले फेज में सॉलिड से ज्यादा एनर्जी किस में मिलेगी, लिक्विड में। अगर 0 डिग्री पे वाटर है और 0 डिग्री पे आइस है तो एनर्जी किस में ज्यादा मिलेगी, अगला फेज कौन सा है, लिक्विड, उसमें मिलेगी किस रूप में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर राइज नहीं दिखेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है, विच इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, 0 डिग्री आइस एट 0 डिग्री और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों का आंसर होगा इफेक्टिव कूलिंग में कौन होगा, कूलिंग मतलब ठंडा, मतलब एनर्जी कम। किसके पास है कम एनर्जी, सॉलिड फेज के पास एनर्जी कम है लिक्विड के मुकाबले। तो वो क्या होगा, आइस एट 0 डिग्री विल बी मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से जब अगला फेज चेंज होगा, मतलब दोबारा से अट्रैक्शन तोड़ेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, वही लेटेंट, काम वही हो रहा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब अब की बार जो एनर्जी है किस फॉर्म में है, छिपी हुई एनर्जी किसमें, वेपोराइजेशन में। लिक्विड और गैस के मुकाबले मान लो 100 डिग्री पे वाटर है और 100 डिग्री पे वाटर वेपर्स है, एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, वेरी नाइस, अगले फेज पे स्टीम के पास जो है एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब इस पे ये क्वेश्चन बनता है, विच विल कॉज सीवियर बर्न्स, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। जलाएगा कौन ज्यादा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। किसके पास ज्यादा एनर्जी है, स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है।
तो steam will cause severe burns because it has extra energy in the form of latent heat of vaporization. और ये क्या कहेगा? Cooling करेगा कौन? Solid, because it has less energy, because liquid phase has extra energy in comparison to solid phase, right? यहाँ पे latent heat, इस पे भी आता है क्वेश्चन latent heat पे, आप लोग इसको भी ध्यान दे लेंगे. हम लोगों ने बात कर ली मैटर के, ठीक है, ये भी हो गया. नाउ अभी हम लोग बात करेंगे इवापोरेशन की. एक टॉपिक हमारा बाकी है इवापोरेशन, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं. ये क्या होता है? ये एक फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना है, जब कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, वोलेटाइल लिक्विड. ऐसा नहीं है कि सारे ही लिक्विड कन्वर्ट होंगे, कुछ वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, जैसे एसीटोन हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या होते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं. इवापोरेशन, देखो पहले मैं इसको बता देती हूँ ये फिनोमिना है क्या, और बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है. देखो मान लो ये पानी भरा हुआ है, इसमें पार्टिकल्स हैं, है ना, कुछ सरफेस पे हैं और कुछ बल्क में हैं. मैंने बताया था तीसरा कैरेक्टर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो बीच में पार्टिकल्स हैं, इनको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को ये पार्टिकल्स खींच रहे हैं, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये बीच में बंधा हुआ है. लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? एक साइड से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इधर से तो ये फ्री है. फ्री तो होना हर आदमी चाहता है, पार्टिकल्स भी फ्री होना चाहते हैं कि किसी तरह से इस बंधन से भाग जाऊं. तो अगर किसी ने पीछे से पकड़ रखा है और इसको कहीं से थोड़ी सी एनर्जी और मिल जाए, जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये तोड़ करके और भाग जाए, ऐसा हो सकता है? कहां से लाएगा? अपने आस पड़ोस से. इधर से एनर्जी गेन करेगा, इधर से एनर्जी गेन करेगा और उड़ जाएगा यहाँ पे. ये फिनोमिना हम कहते हैं इवापोरेशन. और ये सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स में हो सकता है, इनमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो चारों तरफ से बंधे हुए. दैट इज व्हाई पहला स्टेटमेंट आता है इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमिना. बॉइलिंग बल्क है, बॉइलिंग हम पूरे के पूरे लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, वो सरफेस फिनोमिना नहीं है. उसके बाद क्या हुआ? एक तो ये इस तरह से, जैसे जितना ज्यादा सरफेस होगा, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के, ये सारे के सारे सोचेंगे हम भी फ्री हो जाएं, हम भी फ्री हो जाएं, भाग जाते हैं. तो इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल ये सारे चले गए, तो अब कौन सा आ गया? नया सरफेस आ गया, ये वाले. अब ये कहेंगे अब हमारी बारी. और इस तरह से इवापोरेशन कब तक चालू रहेगा? जब तक ये सारा का सारा इवापोरेट नहीं हो जाता. कभी आप करके देखना, एक प्लेट में थोड़ा सा, ज्यादा मत लेना, पानी डाल के देखना, शाम तक खत्म. जनरली आप देखते हो कि बर्तन साफ होते हैं, प्लेटों पे, बर्तन पे पानी होता है, थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं ना. क्यों सूखे? इवापोरेशन हो गया. इस पे बेस भी कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब यहाँ से गया तो इसने सरफेस से क्या ले लिया? एनर्जी ले ली. तो इसमें जितनी एनर्जी थी उसमें से कुछ इसने ले ली, तो इधर तो पीछे क्या बची? एनर्जी कम या ज्यादा? कम बची. कम एनर्जी हो गई तो ठंडा हो गया. कई बार क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर भी कि एसीटोन को अगर हम छूते हैं, या नेल पॉलिश रिमूवर है, या XYZ मान लो, इसमें भी अगर आप कहते हैं कि अगर आप उस सब्सटेंस को अपने हाथ पे रखते हो और उसके बाद हाथ में ठंडक महसूस हुई, तो क्यों हुई? और कोई कारण ही नहीं, कहीं पे लिक्विड की बात है और कहीं पे ठंडक की बात है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इवापोरेशन. आप फटाफट लिखोगे XYZ इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, इट इवापोरेट्स बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर पाम. हमारे पाम में से हीट ले ली, तो पीछे क्या बचेगा? ठंडा बचेगा. दैट इज व्हाई आवर पाम फील्स कूल. ठीक है, चाहे पानी हो, चाहे जो भी है, मतलब ये ध्यान रखो कि लिक्विड है आसपास और ठंडक की बात है, तो क्या हो रहा है? इवापोरेशन. इस पे एक और क्वेश्चन आता है, हम लोग गर्मियों में छत पे पानी छिड़कते हैं, इतना तो हमें मालूम है ठंडक के लिए छिड़कते हैं, तो ठंडक आई कहाँ से? देखो दिन में धूप थी, छत के पास बहुत सारी एनर्जी आ गई थी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, गर्म हो गई थी छत, हमने पानी छिड़का, पानी छिड़कते ही वो तो इवापोरेट होगा ही होगा. कहाँ से एनर्जी लेगा? छत से एनर्जी लेगा. छत से एनर्जी ले लेगा तो छत क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी. लिक्विड और ठंडक, इवापोरेशन. ध्यान में रहेगा. कूलर जो है ठंडी हवा फेंकता है, पंखा ठंडी हवा नहीं फेंकता. क्यों? फिर से वही वाली बात, कूलर में क्या है? पानी है. साइडों में जालियां लगा रखी हैं जिसपे कोई पानी गिरता है. पानी गिरता है, जितना ज्यादा उसको सरफेस मिलेगा उतना ज्यादा वो इवापोरेट होगा. इवापोरेट हो रहा है तो सराउंडिंग ठंडी हो रही है, तो हमें कैसी हवा देता है? ठंडी हवा देता है. मटके में पानी ठंडा है,
मटका क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ है। स्टील वाले मटके में नहीं होगा ये काम, प्लास्टिक वाले में नहीं होगा, मिट्टी का। उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से पानी रिस रिस के बाहर आता रहता है। सरफेस पे पानी आ गया, क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा, कहां से एनर्जी ली, मटके में से। मटके में क्या है, पानी। ठंडा कौन होगा, पानी। यही चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। और हाँ, एक और आता है इसमें, गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं, सिंथेटिक के क्यों नहीं। मतलब अगर अनकंफर्टेबल हो रहे, इसका मतलब पसीना सोख नहीं रहा, यानी कि इवेपोरेट नहीं हो रहा है, यानी सरफेस पे नहीं आ रहा। कॉटन के कपड़े पसीने को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो सरफेस पे आ जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाता है तो ठंडक महसूस होती है। सिंथेटिक कपड़े पसीना सोख नहीं पाते, सरफेस पे नहीं आता, इवेपोरेट नहीं होता, गर्मी लगती है। ये इवेपोरेशन के एग्जांपल्स थे। अब वो कौन सी चीजें हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है, मतलब इवेपोरेशन कम या ज्यादा कैसे होगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसमें से भी क्वेश्चन बनता है एक, कौन से, सबसे पहला, क्योंकि वो सरफेस फिनोमिना है तो सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। एक कटोरी में उतना ही पानी रखो, एक प्लेट में उतना ही पानी रखो, कौन फास्ट इवेपोरेट होगा, प्लेट वाला, क्योंकि सरफेस पे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। आप लोग कंप्लीट कर लेना, मैं छोटा लिख देती हूँ। दूसरा, टेम्परेचर। नो डाउट गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में नहीं सूखते। एनर्जी और मिल रही है ना उनको सराउंडिंग से, उन्हें तो एनर्जी चाहिए। तो टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तीसरा, विंड स्पीड। ये भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कैसे। इतना तो आप लोगों को मालूम है, तेज हवाओं में इवेपोरेशन ज्यादा होता है, कपड़े सूख जाते हैं ना, तेज हवा चलती है तो कैसे होता है। देखो, ये मान लो, ये वही से मैं फिर कहती हूँ, यहाँ पे पानी है और इवेपोरेट होकर के यहाँ पे पानी के वाटर वेपर्स इकट्ठे हो गए हैं। एयर की भी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना। एयर में कहा चले जाते हैं, देखो मान लो मैं इसको लेती हूँ, ये एयर के पार्टिकल्स, राइट, इनके बीच में ये, इसको मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ, ये वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स इनके बीच में ही तो जाएंगे जगह पे। अगर जगह ही नहीं है तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है। एक गिलास है, उसमें मैंने दूध डाला आधा गिलास, तो अब मैं उसमें और दूध डाल सकती हूँ, हाँ डाल सकती हूँ। लेकिन अगर वो भर जाएगा तो क्या मैं उसमें और दूध डाल सकती हूँ, नहीं ना, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, एक गिलास। इसी तरह से विंड की भी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कितने वाटर वेपर्स को वो होल्ड कर सकता है। जब ये जगह भर जाएगी तो यहाँ इवेपोरेशन होना बंद हो जाएगा। लेकिन आई भाई हवा तेजी से, और तेजी से आई तो इन पार्टिकल्स को उड़ा ले गई तो जगह खाली फिर हो गई और इवेपोरेशन हो जाएगा, फिर पार्टिकल इकट्ठे होंगे, फिर उड़ जाएंगे। तो विंड स्पीड के साथ साथ इवेपोरेशन बढ़ता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है वाटर वेपर्स एयर में कितने हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी कितनी है। जितनी ज्यादा ऑलरेडी, अभी वही वाली बात सेम वही जाएगी, जितने ज्यादा वाटर वेपर्स हैं उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है। जब ऑलरेडी उसमें इतने ज्यादा वाटर वेपर्स हैं तो अब हम और उसमें वेपर्स नहीं डाल सकते। तो ज्यादा ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, कम ह्यूमिडिटी मोर इवेपोरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा, ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रहे, तीन फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनके बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी के बढ़ाने से इवेपोरेशन घटेगा। याद रहेगा आप लोगों को। इसी पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो वाटर कूलर है गर्मियों में तो बहुत एफिशिएंट है कूलिंग में, लेकिन बारिश के दिनों में वो चिपचिपा कर देता है। इट्स नॉट दैट इफेक्टिव इन कूलिंग। क्यों? क्योंकि गर्मियों में एयर में वाटर वेपर्स कम है, तो इवेपोरेट होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पे पार्टिकल्स एयर में जाते रहेंगे, ठंडक होती रहेगी। लेकिन बरसात में तो ऑलरेडी इवेपोरेशन इतना, मतलब ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा होते हैं कि अब उसमें और वाटर वेपर्स जाने की गुंजाइश नहीं बचती।
इसीलिए तो बारिश के दिनों में हमारा पसीना नहीं सूखता, टपकता रहता है, गर्मियों के दिनों में फटाफट सूख जाता है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे भी बात होती है। हाँ, इसके साथ ही हम इस चैप्टर के कंक्लूजन पे आ गए हैं। कंप्लीट चैप्टर एक फटाफट रिवीजन मैंने करीब आधे घंटे में आप लोगों को कराया है। डिटेल्ड वीडियोस आप देख लीजिए, अदरवाइज इससे क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, ये एनफ होगा आप लोगों के एग्जाम की तैयारी के लिए। आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज में और चैप्टर्स लेके आऊंगी डेली। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड गुड बाय।